Good evening, everybody. Can you hear me? Hello, am I audible? Good evening. Good evening, Naru. Good evening, Avni. Hi, Prateek. Good evening, CSG, CHAG. Acha, I wasn't well. Am I audible? देखें सुने. Am I audible? ठीक है, आवाज़ आती है. चलिए. बेटा प्रीवियस क्लास के नोट्स मैं आपको डाल दूंगी. एक्चुअली आई वॉजंट वेल सो आई कुडंट एक्चुअली डू दैट. Yes, beta, I'm fine. Thank you so much. Yes, Prateek, thank you. I'm good, Avni. Thank you. Ashma, okay. अच्छा, your original name is Avni. All right, ठीक है. चलिए, good evening, everybody. Welcome to Olympiad Corner. Welcome to an academy, and we are here with again chemistry. Back to work. चलिए, तो हमने लास्ट कुछ क्लासेस में जो भी बात करी थी, हमने बात यहाँ पे हम इस टॉपिक पे बात कर रहे थे जहाँ पे हमने मैटर का क्लासिफिकेशन की बात करी थी. देखिए, ये मैटर के क्लासिफिकेशन पे आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसमें हमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है. उसके बाद आप लोगों के पास अगर एनसीईआरटी है क्लास 11th की तो उसको खोल के रखिएगा. विल बी यूजिंग दैट. ठीक है, मैं आपसे क्लास 11th की एनसीईआरटी यूज़ करवाऊंगी. और यस, वन मोर थिंग, लेटेंट हीट अगेन. बेटा एक बार आप लेक्चर चेक कर लीजिए, एक बार पुराना लेक्चर सुन लीजिए, फिर आपको जो दिक्कत आए पूछ लीजिएगा. वैसे मैं भी बता दूंगी आशिम. I'll tell you आशिम, जब मेरे को यूज करनी होगी then I'll tell you which topic I'll ask you to do that. All right. Latent heat क्या होती है? Latent heat of vaporization you wanted. Latent heat वो एनर्जी है जब हम किसी सब्सटेंस को, किसी सॉलिड को अगर हम हीट करें. अगर हम सॉलिड के केस में फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो सुरभि, अगर हम किसी सॉलिड को हीट कर रहे हैं और हीट करने पर जिस वक्त हम कंटिन्यू हीट करते जा रहे हैं उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और जिस वक्त वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, तो जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं वो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज हो रही है. ठीक है, पार्टिकल सॉलिड स्टेट में तो उन्हें लिक्विड स्टेट में जाने के लिए दूर दूर जाना पड़ेगा, राइट. तो उस दूर दूर जाने के लिए उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि सॉलिड है तो पार्टिकल्स के बीच में बहुत जबरदस्त फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे, तो उन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए. वो एनर्जी कहाँ से आती है? हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं वो एनर्जी उन पार्टिकल्स में स्टोर हो जाती है एज पोटेंशियल एनर्जी, और वही पार्टिकल्स वही एनर्जी यूज करके पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सॉलिड को ओवरकम करते हैं और अपनी स्टेट चेंज करते हैं. तो इस दौरान क्या होता है, उनका टेम्परेचर नहीं बढ़ता एंड उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं. ठीक है, इसी हीट एनर्जी को हम लेटेंट हीट कहते हैं. यस, एब्सोल्युटली. एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आएंगे बेटा, अभी नहीं प्रियंका, अभी नहीं. एटॉमिक स्ट्रक्चर पे हम आएंगे, अभी नहीं. अभी पहले ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है NSE-JS के हिसाब से, जिसके अंदर हमें मोल कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में करना है, फिर रिडॉक्स को बहुत डिटेल में करना है. तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है. तो एटॉमिक स्ट्रक्चर सेकंड नंबर पे आएगा, नहीं सेकंड नहीं, बाद में आएगा, राइट. चलिए, सुरभि वो समझ में आया आपको लेटेंट हीट? डिफरेंस बिटवीन अलॉय एंड मेटलॉइड. अलॉयज आर मिक्सचर्स और एक सॉलिड का सॉलिड के साथ मिक्सचर. जैसे आपने स्टील बोला था आई गेस लास्ट 2 क्लासेस पहले, तो आपने स्टील बोला था. तो स्टील क्या होता है? स्टील के अंदर आयरन भी मिक्स्ड है, आयरन के साथ कार्बन मिक्स्ड है, फिर निकेल मिक्स्ड है, क्रोमियम मिक्स्ड है, राइट. तो ये सारे एलिमेंट्स उसके अंदर मिक्स्ड हैं. नाउ इनका मिक्सचर जो बना वो एक अलॉय है, और वो अलॉय क्या बोला मैंने? एक मिक्सचर है. और मेटलॉइड की अगर मैं बात करूँ तो मैं देखो मैंने कहाँ लिखा है? एलिमेंट्स में लिखा है, प्योर सब्सटेंस है. ठीक है, और मिक्सचर कहाँ आएगा? इम्प्योर सब्सटेंस में. तो आज हम बात करेंगे मिक्सचर्स के बारे में भी. बेटा अभी मैं आपको जो जो पढ़ाती जा रही हूँ, अभी आप आशिम, अभी बुक्स क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए अभी मैं आपको क्वेश्चंस यहाँ खुद कराऊंगी और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी करने के लिए. हम रेफर क्या कर रहे हैं? पुराने ईयर्स के क्वेश्चंस को रेफर करेंगे. सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारे पिछले सालों के क्वेश्चंस को रेफर करना.
दूसरी प्रायोरिटी क्या होगी, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक में जहां जहां से भी क्वेश्चन आते हैं उनको रेफर करना। तो उनसे रेफरेंस वाली चीजें क्लास 11th की अगर हम उठा रहे हैं तो क्लास 11th के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे हम, ठीक है। बुक्स अभी तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी करिए, और क्लास 11 के मैं बता दूंगी आपको जहां जहां जरूरत होगी। जैसे आज मैंने आपको बोला ना एनसीईआरटी खोल के रखिएगा, अगर मैं वहां तक उस टॉपिक तक पहुंच पाई तो फिर मैं आपकी एनसीईआरटी यूज करवाऊंगी, ठीक है। यस एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली CSAG, या तुम अपना नाम बताओ ना, ये CSAG मैं कैसे बार बार बोलूं, चाइल्डहुड स्टडी एंड गेमिंग, नाम बताओ अपना, ठीक है। तो दिस विल बी सफिशिएंट। यस एब्सोल्युटली आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। NSE-JS यहाँ से ठंडा होना चाहिए दिमाग, आप सब कर लेंगे, ठीक है। यू कैन डू एवरीथिंग, सब हो जाएगा। चलिए बढ़े आगे। ओके तो आज की क्लास में पहले तो लेट्स सी दिस, रोहित, ओके रोहित, चलिए वेरी गुड रोहित, थैंक यू, यू चेंज्ड योर नेम, आई मीन नाम बता दिया तुमने। ओके चलो, हमने यहाँ पे बात करी थी कंपाउंड क्या होता है, और कंपाउंड दो एलिमेंट्स के फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन होने के बाद हमको मिलता है, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट से बिल्कुल अलग होती हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, जब हम कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में बाय केमिकल मेथड्स, देन इट इज transformed क्या, it is broken down into simpler substances which are known as elements, और इनके बारे में मैंने आपको ब्रीफ कर दिया था, और हमने कुछ मेटलॉइड्स के नाम भी बात करे थे, ठीक है। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, मिक्सचर्स। अब देखिए मिक्सचर्स जो टॉपिक है, इससे इसी साल INJSO के अंदर, यानी कि जनवरी स्टेज 2 के अंदर क्वेश्चन आया था, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। मैं आपको ये अभी पढ़ाने से पहले क्यों बता रही हूँ, ये मैंने सब क्लास 9th का पढ़ा रही हूँ आपको, 9th और 11th दोनों का, ठीक है। तो आपको ये क्यों बता रही हूँ, देखो आप कहाँ से क्वेश्चन आता है। इनफैक्ट आई ब्रॉट अ क्वेश्चन फॉर यू राइट फ्रॉम क्लास 8th, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, कहाँ गया, आई विल शो यू, वेट, चलिए आई विल रीड आउट दिस क्वेश्चन फॉर यू, आई विल नॉट राइट दिस क्वेश्चन, आप इसको ध्यान से सुनिएगा, आई विल रीड आउट दिस क्वेश्चन फॉर यू। और ये क्वेश्चन सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स से है। आप अभी पढ़ के आए ना क्लास 8th, या कुछ लोग पढ़ रहे होंगे। विच ऑफ द, मैं बहुत धीरे रीड करूंगी पर ध्यान से सुनिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटीरियल विल बी आइडियल फॉर रीमोल्डिंग। ऑप्शन चाहे तो आप लिख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमेरिक मटीरियल विल बी आइडियल फॉर रीमोल्डिंग। A, polythene and melamine. B, polyvinyl chloride and polythene. C, melamine and bakelite. D, bakelite and polyvinyl chloride. I'll repeat the options. A, polythene and melamine. B, polyvinyl chloride and polythene. C, melamine and bakelite. D, bakelite and polyvinyl chloride। और क्वेश्चन कह रहा है which of the following polymeric material will be ideal for remolding। चलिए जल्दी से आंसर अपने ऑप्शन में टाइप करिए, जल्दी से ऑप्शन क्या मतलब चैट बॉक्स में टाइप करिए। ठीक है, वेरी गुड, एवरीबडी हैज बीन आंसरिंग इट करेक्टली। और भी कोई क्वेश्चन था क्या इससे, एक सेकंड है ना, आई थिंक एक क्वेश्चन और देखा था मैंने क्लास 8 से। हाँ तो देखिए, किसी ने मुझसे चैट बॉक्स में पूछा था, कमेंट्स में पूछा था कि 9th-10th भी जरूरी है क्या INJSO के लिए। आप देखो क्वेश्चन कहाँ से आया, 8 से। मैंने क्या रिप्लाई किया था आपको कि सिर्फ वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सिर्फ 9th-10th ही नहीं, उससे पहले की इंफॉर्मेशन भी जरूरी है। और देखिए ये कब का है क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम 1920, NSE-JS 1920, और ये क्वेश्चन सीधा वहां से आया, और इट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड
एंड पॉलिथीन दैट इज आइडियल फॉर रीमोल्डिंग कौन हो जाएगा? थर्मोप्लास्टिक्स। अब इसके अंदर थोड़ा और पूछ लेते हैं आपसे, तो अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर्स भी पूछ लेते, तो बताइए जल्दी बताइए, आपको रिकॉल हो जाए, हम बात कर ही रहे हैं तो। अरेंजमेंट ऑफ मोनोमर क्या होना चाहिए इसमें? हाँ बेटा आशिम, आई एम टेलिंग यू द ईयर, ये 1920 में आया NSE-JS। I have the question paper with me. This is why I am telling you the year also. इसीलिए मैं क्वेश्चन पेपर साथ लाई हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैम झूठ बोल रही हैं, या आप खुद चेक कर लेना, ठीक है? तो इट इज फ्रॉम NSE-JS, कौन सा वाला ईयर मैंने बताया? 1920, 2019 एंड 20। चलो बताओ जल्दी। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। रोहित, प्रतीक बिल्कुल सही है, अवनी बिल्कुल सही है, सही है रोहित। थर्मोप्लास्टिक्स आर आइडियल, वेरी गुड, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और पूछ लेती हूँ मैं, जो कि लेटेंट हीट से भी रिलेटेड है और क्लास 8th के कॉन्सेप्ट से भी रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से सुनना, मैं लिखूंगी नहीं बोर्ड पे, आप ध्यान से सुनिएगा इसको, ठीक है। वेरी गुड क्रिश, फ्रैशर फैक्ट्स, वेरी गुड। पॉलीमर मॉन्स्टर, मॉन्स्टर क्या है इसमें? अरे भाई चलो क्वेश्चन सुनिएगा। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम INJSO 2019 एंड 20। A magician performed following act. एक magician ने एक act किया, क्या किया? He dipped a ₹50 note in a 50% solution of alcohol in water and held it on the burning flame. But the note did not burn. The reason behind this. उसने नोट लिया, अल्कोहल में डिप किया, कितना? 50% सोल्यूशन ऑफ अल्कोहल, और उसको जलती हुई फ्लेम के ऊपर रख दिया। तो टू हिज सरप्राइज व्हाट हैपेंड? द नोट डिड नॉट बर्न। जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, आग लग जाती मगर नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? द रीजन बिहाइंड दिस इज द अल्कोहल, ए ऑप्शन, द अल्कोहल केप्ट ऑन डाउजिंग द फायर। बी ऑप्शन, air required for burning was not available. C option, the ₹50 note failed to reach the ignition temperature. D option, the ₹50 note is fireproof. Okay, ठीक है, करिए, आंसर करिए, let me see how everybody answers, then I'll tell the answer. वेरी गुड, चलिए ऑलमोस्ट जब जिसने भी आंसर किया है सबने करेक्ट आंसर किया है, सी ऑप्शन। अब यहाँ पे इग्निशन टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी सब्सटेंस बर्न करना शुरू करता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, नोट में हमने क्या डाला है? 50% अल्कोहल है, 50% वाटर है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो लेटेंट हीट विड्रॉ कर रहा है, मतलब जो फ्लेम आ रही है, फ्लेम से अल्कोहल वाटर दोनों हीट विड्रॉ करते जा रहे हैं और नोट का इग्निशन टेम्परेचर नहीं पहुंच रहा है। यानी कि जो हीट दे रही है फ्लेम, वो उसकी हीट कहाँ यूज अप हो रही है? अल्कोहल भी हीट विड्रॉ कर रहा है और वेपोराइज हो रहा है, और वाटर भी हीट विड्रॉ कर रहा है और वेपोराइज हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? नोट को वो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर पहुंचना चाहिए, इग्निशन टेम्परेचर, वो नहीं पहुंच रहा है। ये ठीक उसी तरह की बात है कि हम जलती हुई लकड़ी पे पानी डाल देते हैं, वो क्यों बुझ जाती है? क्यों बुझ जाती है? लोग इसका आंसर क्या देते हैं? इग्निशन टेम्परेचर कम हो गया। गलत जवाब, इग्निशन टेम्परेचर कम नहीं होता। किसी भी सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर वही रहता है, सिर्फ जो टेम्परेचर उसको मिलना चाहिए, ऑप्टिमम टेम्परेचर उसको मिलना चाहिए बर्न करने के लिए, उससे लोअर हो जाता है टेम्परेचर, इसलिए जलती हुई लकड़ी बुझ जाती है, ठीक है। सो यस, इट इज फ्रॉम क्लास 8th। यस, इट इज फ्रॉम क्लास 8th। वेरी गुड अवनी, आई लाइक दिस, ठीक है। ये क्लास 8th का क्वेश्चन है और INJSO में NSE-JS 2019-20 में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़े। ओके, मैं इसीलिए आपको ये क्वेश्चन में आपसे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ, आपको जो आता है उसको एक बार फटाफट रिवाइज करके रखिएगा। 1 महीने में एक बार पुराना जितना पड़ा हुआ है वो रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि वो जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको आती हैं, अभी आती हैं, इग्नोर ना हो जाए। या कई बार ऐसा होता है कि हम उसके मतलब भूल जाते हैं, कुछ मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, तो वो ना हो। 1 महीने में एक बार इतना समय निकालिएगा कि पुराने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे बात, ये क्या हुआ? ओके, तो इम्प्योर सब्सटेंसेस की हम यहाँ बात कर रहे थे, मिक्सचर्स की। हाँ जी, तो मिक्सचर्स की बात कर रहे थे। मिक्सचर्स को अब मैं दूसरे नेक्स्ट पेज पे ले जाती हूँ। यहाँ पे कुछ ज्यादा ही डिस्कशन हो चुका है मिक्सचर्स।
मिक्सचर्स या फिर इम्प्योर सब्सटेंसेस, ये दो टाइप के होते हैं, होमोजेनस या फिर हेट्रोजेनस। ठीक है, आपने मिक्स किया दो चीजों को, तो दो ही तरीके हो सकते हैं उनको जैसे आपने मिक्स किया, या तो आप इक्वली सेम डिस्ट्रीब्यूशन देंगे कॉम्पोजिशन का, या फिर अलग अलग होगा। सेम कॉम्पोजिशन होता है तो उसे हम होमोजेनस मिक्सचर कहते हैं, डिफरेंट कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट द बल्क तो उसे हम हेट्रोजेनस कॉम्पोजिशन कहते हैं। तो होमोजेनस कॉम्पोजिशन के अंदर जो पार्टिकल साइज होता है, किन किन सब्सटेंसेस का कॉम्पोजिशन होमोजेनस होता है, ऐसे सब्सटेंसेस का जिनके अंदर सल्यूट का पार्टिकल साइज, किसका, सल्यूट का पार्टिकल साइज जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर है, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। ठीक है, सल्यूट का पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, इसीलिए आप सल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, पार्टिकल इतना छोटा है कि आप उसे अलग से देख नहीं पाते हैं। सो इस तरीके के मिक्सचर को हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन या फिर सिर्फ सॉल्यूशन भी कह देते हैं। ठीक है, राइट। एग्जाम्पल की अगर मैं यहां बात करूं तो एग्जाम्पल आपने देखा होगा सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, या फिर आप कह लें कॉपर सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर, शुगर प्लस वाटर, कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, इनका जो मिक्सचर बनेगा वो एक ट्रू सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, हेट्रोजेनस मिक्सचर की हम बात करते हैं, ये दो तरीके के होते हैं फर्दर। ठीक है, ये दो तरीके के इस तरह से होते हैं। हेट्रोजेनस मिक्सचर की मैं बात करूं तो इसके अंदर एक टाइप का सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर सल्यूट का पार्टिकल साइज, सल्यूट का पार्टिकल साइज, अब आप देखो ये बहुत छोटा था पार्टिकल साइज, तो इसकी प्रॉपर्टीज एकदम डिफरेंट आनी थी, तो हमने इसको कहा ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके अंदर पार्टिकल साइज कितना था, सल्यूट का पार्टिकल साइज था लेस देन 1 नैनोमीटर, यानी कि बहुत छोटा। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सल्यूट का पार्टिकल साइज जो है दैट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। अब अगर पार्टिकल साइज जो है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में है तो प्रॉपर्टीज बड़ी डिफरेंट हो जाएंगी क्योंकि पार्टिकल साइज बड़ा हो गया है। ठीक है, तो पार्टिकल साइज जब बड़ा हो गया है तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी। सो इस डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले मिक्सचर को हम कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन या फिर सॉल्व्स, है ना, इनको हम कहते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन या फिर सॉल्व्स। अब इनको हम कोलॉइडल कहने के बाद सॉल्व्स क्यों कह रहे हैं, इसको हमने सॉल्यूशन कहा और इसको हम सॉल्व्स कह रहे हैं। असल में क्या होता है, ये दिखते ट्रू सॉल्यूशन जैसे ही हैं। जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल की बात करूं, मैं आपसे पूछूंगी मिल्क कैसा मिक्सचर है, आप कहेंगे कि ट्रू सॉल्यूशन जैसा है, उसमें हमें कुछ अलग अलग थोड़ी दिख रहा है, हमें पार्टिकल्स अलग थोड़ी दिखते हैं। मिल्क या फिर इंक इन वाटर कैसा दिखता है, होमोजेनियस दिखता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वो होमोजेनियस नहीं होता है, वो सॉल्व होता है। ठीक है, वो कोलॉइडल होता है। क्यों? क्योंकि उसका पार्टिकल साइज is between, particle size of solute is between 1 nanometer to 1000 nanometer, इसीलिए उसकी सारी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी, किससे, ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज से। तो यहाँ पे उसी बेसिस पे हम उसको डिवाइड करते हैं, इसलिए हमने उसको अलग नाम देने के लिए नाम दिया उसको सॉल्व, ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर सकें। तो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ तो हम बहुत सारे कोलॉइडल्स यूज करते हैं, इसको हम बहुत डिटेल में बात करेंगे एक अलग चैप्टर के अंदर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी जितना इसको जस्टिफाई करना जरूरी है उतना मैं बात जरूर करूंगी। जैसे कि मैंने अभी एक नाम लिया आपसे मिल्क, फिर अगर हम बात करें दूसरा आप आइसक्रीम्स, ठीक है, बटर, देन शू पॉलिश, मतलब हम n नंबर ऑफ थिंग्स यूज करते हैं कोलॉइडल्स की, पेंट्स। देन एक और एग्जाम्पल मैं आपसे ले लूं, जेमस्टोन्स। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे कोलॉइडल, जिनकी हम कोलॉइडल सॉल्यूशंस को यूज करते हैं या सॉल्व्स को यूज करते हैं। देन नेक्स्ट कम्स, इसको मार्क कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट कम्स सस्पेंशन। सो अब ये क्या होगा, आप देख रहे हैं
साइज, सल्यूट का पार्टिकल साइज जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पे सल्यूट का पार्टिकल साइज अब क्या हो जाएगा, सल्यूट का पार्टिकल साइज यहाँ पे हो जाएगा, सल्यूट का पार्टिकल साइज विल बी मोर देन 1 नैनोमीटर, 1000 नैनोमीटर, मोर देन 1000 नैनोमीटर। अब मोर देन 1000 नैनोमीटर है तो इस तरीके के, मोर देन 1000 नैनोमीटर है तो इस तरीके के मिक्सचर को हम कहते हैं सस्पेंशन, सस्पेंशन, ठीक है, सस्पेंशन। ये नाम आपने कई बार दवाई की बॉटल्स पे पढ़ा होगा, सस्पेंशन ऑफ दिस इनटू दिस, ठीक है। एग्जाम्पल में बात करूं, और ये वाला खेल भी बहुत किया होगा, सैंड इन वाटर, मिक्स किया है, सैंड इन वाटर, सैंड प्लस वाटर, chalk in water, chalk in water, ठीक है। अब कोई भी चीज जिसका पार्टिकल साइज इज मोर देन 1000 नैनोमीटर, मोर देन 1000 नैनोमीटर, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, सल्यूट के पार्टिकल साइज 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं सस्पेंशन। क्या कहते हैं, सस्पेंशन। अब इनको डिफरेंशिएट किसके बेसिस पे किया गया है, पार्टिकल साइज के बेसिस पे किया गया है। अब आप यहां खुद देखो, आई होप यू नो व्हाट इज नैनोमीटर। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट पराशर, प्राशर, इट गिव्स टिंडल इफेक्ट, स्टार्च, सॉइल, यस, जेल्स, वेरी गुड, एवरीथिंग। अवनी एब्सोल्युटली करेक्ट। आशिम क्या रिपीट करना है बेटा, सॉलिड लेस डिफ्यूज, क्या रिवाइज करना है आशिम? ओके ओके फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या बात कर रहे थे, हाँ, मैं आपसे बोल रही थी कि यहाँ पार्टिकल साइज डिफरेंट है। अब पार्टिकल साइज अगर डिफरेंट है तो पार्टिकल साइज डिफरेंट होने की वजह से इन सब की प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या डिफरेंट हो जाएंगी, अब आप देखो, एक का पार्टिकल साइज, अगर मैं आपको एक जल्दी से एक यहाँ पे एक डायग्राम बना दूं छोटा सा, ये एक बीकर है जिसके अंदर है वाटर के पार्टिकल्स, ठीक है, और इसके अंदर ये है सल्यूट के पार्टिकल्स। ये हो गया अपना ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ देखो, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस, इसलिए ये एक पिक्चर आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। जब भी हम ट्रू सॉल्यूशन कोलॉइडल की बात करें तो आपको एकदम क्लैरिटी से समझ में आए कि जो भी हो रहा है उसकी जो भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं वो क्यों आ रही हैं, किस वजह से आ रही हैं, कारण क्या है, पार्टिकल साइज ऑब्वियसली। क्या डिफरेंस आपको नजर आ रहा है इसमें पार्टिकल साइज में? तो ये 3 बीकर्स हैं, इन तीन बीकर्स के अंदर हमारे पास 3 सोल्यूशन वाटर हैं कुछ क्वांटिटी में, 3 जगह पे हमने वाटर लिए कुछ क्वांटिटी में, और तीनों के अंदर हमने अलग अलग पार्टिकल साइज के आपको कुछ सल्यूट डाले हुए हैं। अब आप देखो इस वाले के अंदर, पहले वाले के अंदर पार्टिकल साइज इतना छोटा है, इतना छोटा है, ये लेस देन 1 नैनोमीटर पार्टिकल साइज जो है वो इतना छोटा होता है कि हमको नेकेड आई से नजर नहीं आता है, ठीक है, हमको नेकेड आई से नजर नहीं आता है। तो अगर नेकेड आई से हमको नजर नहीं आ रहा है तो आप सोचो, नेकेड आई से हमको नजर नहीं आ रहा है तो आप बताओ कि यहाँ पे तो ये हमको मिक्सचर कैसे दिख, क्या हमको पार्टिकल अलग से दिखेगा?
क्या हमको पार्टिकल अलग से नजर आएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नेकेड आई से हम देख ही नहीं सकते उसको, तो हमको वो जो सोल्यूशन दिखेगा वो पूरा एक समान दिखेगा, उसके अंदर कुछ भी अलग से सल्यूट पार्टिकल नजर नहीं आने वाला है। सो दैट इज वाई ये जो होमोजेनस मिक्सचर है इसका अपीयरेंस कैसा होता है? क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि, और हमको ये होमोजेनस दिखाई पड़ता है। कौन? ट्रू सोल्यूशन। कौन? ट्रू सोल्यूशन। किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ? हम यहाँ पे इस ट्रू सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ये हमको कैसा दिखाई पड़ता है? क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है और हमको वो नेकेड आई से नजर नहीं आता है। अब आओ इसके ऊपर, कोलॉइडल में पार्टिकल साइज बड़ा दिख रहा है। पार्टिकल साइज बड़ा होने की वजह से जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो ये लाइट को स्कैटर कर देता है। तो ये खुद तो नहीं दिखता, लेकिन ये क्या करता है? ये क्लाउडी अपीयरेंस दे देता है। इस स्कैटरिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो अब हमको जो इधर जो ट्रू सोल्यूशन में हमको क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट दिख रहा था, यहाँ पे ट्रांसलूसेंट दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे हमको जो ज्यादातर केसेस में ये हमको कोलॉइडल सोल्यूशन जो होता है वो ट्रांसलूसेंट दिखाई पड़ता है और एकदम क्लियर नहीं होता है। जैसे कि आपने नमक घोला एक ग्लास में करके, आप एक कांच के ग्लास में नमक घोलिए पानी में, आपको क्लियर दिखेगा, क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट दिखेगा, उसके अक्रॉस आप इजीली देख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आपके पास स्टार्च घुली हुई हो पानी के अंदर तो आप नहीं देख पाएंगे। तो वही मैं आपको एक पिक्चर इमेजिन करवाना चाह रही हूँ कि आपके दिमाग में पिक्चर एकदम क्लियर हो हम किस चीज की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, या फिर सोप का सोल्यूशन हो तो अब भी आपको एकदम क्लियरली नहीं दिखेगा उसमें, एज इन केस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके का सोल्यूशन कोलॉइडल सोल्यूशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसका पार्टिकल साइज बड़ा है, ये लाइट को स्कैटर करता है। और स्कैटरिंग ऑफ लाइट कौन करता है? वो सिर्फ कोलॉइडल करता है, क्योंकि पार्टिकल साइज इतना बड़ा तो है कि लाइट को स्कैटर कर सके, उस पर लाइट पड़े तो लाइट को स्कैटर कर सके, लेकिन इतना बड़ा नहीं है कि हमको नेकेड आई से दिख जाए, इसलिए हमको ये दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन लाइट को स्कैटर कर देता है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है कि एक पार्टिकल पे लाइट पड़ी, एक लाइट रे आई, इस पार्टिकल पे पड़ी, उसने इस लाइट को स्कैटर कर दिया। इससे क्या होगा? जहां जहां पे भी लाइट स्कैटर होती जाएगी वो रास्ता इल्यूमिनेट होता जाएगा, तो हमको पता चलेगा किस पाथ से वो लाइट जा रही है। ठीक है, लाइट किस पाथ से जा रही है हमको वो रास्ता दिखाई पड़ता जाएगा। अब देखिए, आपने टिंडल इफेक्ट बहुत अच्छे से देखा हुआ है। कहाँ देखा है? आप ध्यान से देखिएगा। हमने कभी, आप अंधेरे कमरे में बैठे हैं, उस अंधेरे कमरे के अंदर किसी एक छोटे से होल से बीम ऑफ लाइट आ रही हो। ठीक है, अब उस बीम ऑफ लाइट के अंदर आपको कुछ डस्ट पार्टिकल्स डांस करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो वो जो डस्ट पार्टिकल आपको उस लाइट के अंदर दिखाई पड़ रहा है, वो क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो डस्ट पार्टिकल क्या है? वो लाइट को स्कैटर कर रहा है, स्कैटर कर रहा है, इस वजह से आपको दिख रहा है। दैट्स टिंडल इफेक्ट। ठीक है, इल्यूमिनेट हो रहा है, वो साइज बड़ा है उसका, वो सस्पेंशन में आ जाएगा, उसका साइज बड़ा है इसलिए आप देख पा रहे हैं उसको। लेकिन वो जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो वहां पर हो रही है कि वो जो डस्ट पार्टिकल है वो लाइट को स्कैटर कर रहा है। अच्छा, एक और फिनोमेना समझाती हूँ यहीं पर। डस्ट के पार्टिकल्स को डिफरेंट डायरेक्शंस में डांस करते देखा है, दैट्स ब्राउनियन मोशन। वो जो मोशन ऑफ पार्टिकल्स है जो जिग जैग हेवेयर जा रहा है, कहीं उसका फिक्स पैटर्न नहीं है, सो दैट्स ब्राउनियन मोशन, कि जिग जैग पैटर्न जो फॉलो हो रहा है पार्टिकल्स का एक दूसरे के टकराने की वजह से, उस पैटर्न को हम जिग जैग मोशन कहते हैं। और जो हर एक पार्टिकल हमको दिखाई पड़ रहा है उस बीम ऑफ लाइट में, दैट्स बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट, दैट्स बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक बार मेरे साथ बोलो, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? दैट इज scattering of light. सोल्यूशन का बेटा सुरभि, सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल साइज है वो बहुत छोटा है, वो इतना छोटा है कि वो लाइट उसके ऊपर वो लाइट को स्कैटर नहीं कर पा रहा है। ओके बेटा, बैक्टीरिया का साइज बताओ तब बता सकती हूँ। हाँ ठीक है, क्वांटिटी ज्यादा होगी तो विजिबल होगा, और अगर पूरा सॉल्युबल हो जाता है, सॉल्युबिलिटी देखनी पड़ेगी, पार्टिकल साइज देखना पड़ेगा अवनीश का भी। ठीक है, हम इसको सिर्फ क्लासिफाई करेंगे पार्टिकल साइज के बेसिस पे। अब उस पार्टिकल साइज के अंदर जो जो भी फॉल करे वो ट्रू सोल्यूशन, इस कैटेगरी में जो फॉल करे, इस कैटेगरी को आपको ध्यान रखना है, इस कैटेगरी में जो फॉल करे पार्टिकल साइज के हिसाब से, उसी हिसाब से आप इसको क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद सस्पेंशन पे आते हैं। सस्पेंशन में क्या हो रहा है भैया, पार्टिकल इतना बड़ा है कि नेकेड आई से दिख रहा है, तो लाइट को तो ऑब्वियसली स्कैटर कर देगा। जैसे मैंने आपसे कहा सैंड एंड वाटर, आपने कॉइन डाल दिया पानी के अंदर, आपने आपके पेंसिल बॉक्स में अलग अलग तरीके के पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सब कुछ है, दैट्स ऑल्सो मिक्सचर, राइट, एंड द पार्टिकल साइज इज मोर देन 1000 नैनोमीटर विजिबल टू नेकेड आई। अब क्या होगा, क्या सस्पेंशन, पार्टिकल साइज इतना बड़ा है कि लाइट को स्कैटर कर सके, क्या सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करता है? हाँ करता है, लेकिन कब तक? कंडीशंस अप्लाइड, कंडीशंस अप्लाइड। कब तक करता है? जब तक सस्पेंशन के अंदर, अब देखो सस्पेंशन का पार्टिकल है बड़ा, जिसका जो पार्टिकल बड़ा है उसका मास होगा ज्यादा, ठीक है। अब सस्पेंशन का पार्टिकल बड़ा है, उसका मास ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब तक वो सस्पेंडेड है, पानी में तैर रहा है, सस्पेंडेड है, पानी में तैर रहा है, तब तक वो लाइट स्कैटर करने वाला है। लेकिन जैसे ही क्या होगा, यहां पे पार्टिकल जब बैठ जाएगा नीचे, क्यों भैया, क्यों बैठ जाएगा? मास ज्यादा है ना, ड्यू टू ग्रेविटी इट इज गोइंग टू सस्पेंड और नॉट, सॉरी सेटल डाउन और नॉट, सेडिमेंटेशन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो जब सेडिमेंटेशन हो जाएगा उसके बाद ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करने वाला है, ठीक है। जब सेडिमेंटेशन, मास ज्यादा है, पार्टिकल्स ड्यू टू ग्रेविटी आर गोइंग टू सेटल डाउन, तो टिंडल इफेक्ट ये शो करता है तब तक जब तक इट इज फ्रेशली मेड और द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड इन वाटर। अदरवाइज जैसे पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएंगे देन देयर विल बी नो टिंडल इफेक्ट। इस तरह की चीज को हमेशा ध्यान से आंसर करिएगा, क्योंकि वो पार्टिकल स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज टिंडल इफेक्ट। अगर वो पार्टिकल इतना बड़ा है कि वो लाइट स्कैटर कर सके, लेकिन कब तक कर पाएगा? जब तक वो पानी में सस्पेंडेड है। नीचे बैठने के बाद तो वो एक लेयर बना देगा, नीचे बैठने के बाद तो वो एक लेयर बना देगा, राइट। चलिए, वैसे वो और नीचे सेटल होगा, मैंने तो ऊपर बनाया है, वो नीचे यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी। पानी में अगर सैंड हो तो नीचे एक लेयर और उसके ऊपर वाटर होता है ना, तो मैंने बाद में बनाया, तो इट विल बी समवेयर हियर, यहाँ पे ये पूरा वाटर हो जाएगा और नीचे सस्पेंडेड होंगे पार्टिकल्स। चलिए, तो अब आगे बढ़े। अब इसके हम और थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। अब आप देखो, हमने बात करी दिख कैसा रहा है, बीम ऑफ लाइट उसमें से पास हो रही नहीं हो रही, या पाथ ऑफ लाइट हमको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब आप आओ फिल्ट्रेशन पे। फिल्ट्रेशन करना तो कैसे करेंगे? ट्रू सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो क्या, अगर मैं ट्रू सोल्यूशन को एक फिल्टर पेपर से पास करूं तो क्या मैं फिल्टर कर सकती हूं? नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत छोटा है। सारी बात ले दे के किस पे आ रही है? पार्टिकल साइज पे। पार्टिकल साइज इतना छोटा है कि फिल्टर पेपर के पोर्स में से पास होके निकल जाएगा। सो यू कैन नॉट do what? You cannot separate the components using a filter paper. filtration से आप true solution को के components को separate नहीं करा सकते। Coming to this colloidal solution, colloidal के अंदर particle size थोड़ा बड़ा है, particle size थोड़ा बड़ा है, तो अगर पार्टिकल साइज थोड़ा बड़ा है तो क्या मैं फिल्टर पेपर से उसको सेपरेट करा सकती हूँ? नहीं, मैं फिल्टर पेपर से फिर भी उसे सेपरेट नहीं करा सकती। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज इतना बड़ा तो है कि लाइट को स्कैटर कर दे, लेकिन फिल्टर पेपर के थ्रू हम उसे सेपरेट आउट, हम उसे फिल्टर रेसिड्यू नहीं निकाल सकते। तो अगर हम फिल्टर पेपर के थ्रू नहीं निकाल सकते तो क्या हम किसी और चीज के थ्रू भी नहीं निकाल सकते? कर सकते हैं। ये एक क्वेश्चन मार्क है, मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ। फाइंड आउट कोलॉइडल्स को हम फिल्ट्रेशन करा के हम किस तरह के की फिल्म से उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू, नोट डाउन। मेरे साथ साथ आप भी काम करेंगे, एक्सेप्शन नहीं है बेटा। अवनी, हाय अंकु, लैग हो रहा है, लैग हो रहा है, वॉइस लैग हो रहा है। बॉईल करके नहीं, नहीं बॉईल करके नहीं, मैंने पूछा फिल्ट्रेशन कराना, इलेक्ट्रोडायलिसिस नहीं। आप तो उसके अंदर कुछ और फिनोमिनन करा रहे हैं। लैग नहीं हो रहा है? ठीक है, अंकु वो सेइंग लैग। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, मैं आपसे पूछ रही हूँ फिल्ट्रेशन के लिए आप कौन सी चीज यूज करेंगे जिससे आप कोलॉइडल का फिल्ट्रेशन करा सकते हैं। थोड़ा सा पढ़िएगा, ढूंढिएगा, अपनी तरफ से पढ़िएगा। और क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी। कौन सी? 11th-12th की। ठीक है, क्या पढ़ना है? एनसीईआरटी। कौन सी? 11th-12th की। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, स्टिक टू 11th-12th एनसीईआरटी। इसके बियॉन्ड अभी फिलहाल नहीं जाना है, जाना होगा तो मैं खुद बता दूंगी आपको। ठीक है, ये आपको मिलेगा
सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। जो मैं आपको ये कोलॉइडल के बारे में मैंने जो आपसे सवाल पूछा, ये आपको मिलेगा सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। आप थोड़ा सा ढूंढिएगा, पढ़िएगा, आपको मिलेगा ये, ठीक है। देन इसके बाद आते हैं हम हेट्रोजेनस मिक्सचर पे। हेट्रोजेनस मिक्सचर के अंदर सस्पेंशन पे। सस्पेंशन की अगर हम बात करें तो सस्पेंशन का पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है। आप किससे फिल्टर कर सकते हैं? फिल्टर पेपर से आप आराम से फिल्टर कर सकते हैं। आपको फिल्टर पेपर के ऊपर रेसिड्यू मिल जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल साइज बहुत बड़ा है। यहाँ बहुत छोटा था, लेस देन 1 नैनोमीटर, जो हमको दिख भी नहीं रहा है। यहाँ इतना बड़ा था, मतलब सस्पेंशन से बड़ा था लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि फिल्टर पेपर के पोर्स में रुक जाए, रेसिड्यू बनाए। ये वाला बहुत बड़ा है, ठीक है, आराम से फिल्टर पेपर के ऊपर रुक जाएगा। सस्पेंशन का पार्टिकल बहुत बड़ा है, आपने अपने घर में भी देखा है। आप चाय छानते हैं तो चाय की पत्ती सीव में रह जाती है और नीचे फिल्ट्रेट निकल जाता है। तो यहाँ पे भी वही चीज हो रही है। सैंड अगर आप फिल्टर पेपर लगा देंगे छन्नी की जगह, सीव की जगह, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? हमें रेसिड्यू किस में मिल जाएगा? फिल्टर पेपर पे रेसिड्यू मिल जाएगा और नीचे फिल्ट्रेट मिल जाएगा। ऑलराइट, सो ये हो गया ऑल अबाउट व्हाट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड नो अबाउट दिस। तीनों में डिफरेंस क्या होगा दिखने में? ये जो होते हैं कोलॉइडल्स, दिखते होमोजेनस हैं लेकिन होते एक्चुअली हेट्रोजेनस है। ध्यान रखना खास बात, बिकॉज ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स। तो इसके एग्जाम्पल से आप कंफ्यूज मत होइएगा। ऑलवेज चेक फॉर द पार्टिकल साइज, ठीक है। ऑलवेज यू विल हैव टू चेक फॉर द पार्टिकल साइज टू डिसाइड वेदर इट इज गोइंग टू शो टिंडल इफेक्ट और नॉट। अगर आपसे टिंडल इफेक्ट पूछा जा रहा है या टिंडल इफेक्ट बोला जा रहा है तो 100% दे आर टॉकिंग अबाउट कोलॉइडल्स, ठीक है। लेकिन अगर रिवर्स है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने एक बार इमेजिन कर लिया कि हाँ भैया इंक पानी में डिजोल्व है तो वो तो होमोजेनस ही होगी। नो, द पार्टिकल साइजेस बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको क्लास 12th की एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, क्लास 9th की एनसीईआरटी में भी मिल जाएंगे, ठीक है। इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर में आपको इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। एक बार वो एग्जाम्पल्स देख लीजिएगा, उनको धीरे धीरे याद करते जाइए, जरूरी है, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। मेरे लिए लिमिटेशन है, बोर्ड पे मैं सारे एग्जाम्पल्स नहीं लिख सकती, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा, 9th की भी और 12th की भी। 12th में सरफेस केमिस्ट्री में से पढ़ना है इसको, सिर्फ इतना ही पोर्शन पढ़िएगा, बाकी मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। जितना बोल रही हूँ सिर्फ उतना ही पोर्शन पढ़ना है, अभी ज्यादा नहीं पढ़ना है। जितना जितना पढ़ना है उतना उतना पढ़ाती जा रही हूँ, उतना उतना ही पढ़ना है। प्लीज ट्राई एंड रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ, जहां तक रोक रही हूँ वहां रुकना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्लास 11th एनसीईआरटी में तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट रीड करना है। क्लास 12th में टिंडल इफेक्ट के लिए फॉर दिस पोर्शन यू विल हैव टू रीड सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12th। और बाकी आपको अभी जो करना है वो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसके लिए पढ़ना है। नो 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 नहीं, आप ढूंढिएगा। फिल्टर पेपर नहीं, गलत जवाब है। क्रोमेटोग्राफी से हम फिल्टर नहीं कर सकते बेटा। क्रोमेटोग्राफी से फिल्ट्रेशन नहीं होता है, सेपरेशन टेक्निक है लेकिन फिल्ट्रेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं सेपरेशन टेक्निक की बात नहीं कर रही, मैंने आपसे, आप लोग बहुत सारी सेपरेशन टेक्निक्स बता रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ठीक से सुनिए। मैंने आपसे पूछा कि हम कौन सी फिल्म या कौन से तरीके का पेपर यूज कर सकते हैं उसको फिल्टर करने के लिए। मैं आपसे एग्जैक्टली बोल रही हूँ, मैं फिल्टर करके सेपरेट आउट करना है कोलॉइडल को, ठीक है। फिल्ट्रेशन टेक्निक ही यूज करनी है, लेकिन फिल्टर पेपर की जगह कौन सी चीज यूज करनी है, मेरा क्वेश्चन ठीक से समझिए आप बहुत सारी टेक्निक्स बता रहे हैं, वो सब टेक्निक्स लग जाएंगी, बट आई एम नॉट आस्किंग फॉर दैट, ठीक है। आपने बहुत सारे आंसर्स दे दिए, बट आई एम नॉट आस्किंग फॉर दैट, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर द पेपर विच हैज टू बी यूज्ड। ऑलराइट, जल्दी से इसको कॉपी डाउन कर लीजिए। जब तक मैं आई हैव अ सिप ऑफ वाटर, कॉपी इट डाउन क्विकली।
ओके चलिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कुछ सेपरेशन टेक्निक्स की, ठीक है। नेक्स्ट अब हम कुछ बात करेंगे सेपरेशन टेक्निक्स की। अभी हमने बहुत सारे मिक्सचर्स की बात करी है, ठीक है। ये जितने भी हमने बात करे ये सब थे मिक्सचर्स। नेक्स्ट यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेपरेशन टेक्निक्स। अभी ये वाले मिक्सचर्स कर लिए हमने, मिक्सचर बनता कैसे, होता क्या है। अब हम बात करेंगे सेपरेशन टेक्निक्स। इन सेपरेशन टेक्निक्स के ऊपर INJSO 22-23 यानी कि इसी साल अभी जो जनवरी में INJSO हुआ था उस पे आया था पूरा एक क्वेश्चन सेक्शन बी में, ठीक है। तो सेपरेशन टेक्निक्स, सबसे पहले टाइप की सेपरेशन टेक्निक जो हम पढ़ेंगे वो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बचपन से करते आ रहे हैं, आप जानते हैं इवेपोरेशन क्या होता है, हमको सॉल्ट मिलता है इवेपोरेशन से, सब जानते हैं आप। लेकिन यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल क्या है, किसको हम सेपरेट कर सकते हैं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट से। ये क्या कह दिया, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट। ये क्या होता है, ऐसा सोल्यूट जिसको हम हीट करें तो वो गैस में ना कन्वर्ट हो, ऐसा सोल्यूट जिसे हम हीट करें तो वो वेपोराइज ना हो जाए, लेकिन जब हम हीट करें तो सॉल्वेंट भाग जाए, हीट होके गर्म होके वोलेटाइल हो, हीट एब्जॉर्ब करे और वो उड़ जाए, ठीक है। इस प्रिंसिपल को हम यूज करेंगे। दिस इज द प्रिंसिपल। इस तरीके का मिक्सचर होना चाहिए, तब जाके हम इवेपोरेशन करवा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो आपको क्लास 9th में प्रिस्क्राइब्ड है NCERT में, मैं उस एग्जाम्पल को जरूर कोट करूंगी विदाउट लीविंग इट। उसके अंदर 2-3 चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए इवेपोरेशन के लिए। आपको एक पेट्री डिश ली है, इस पेट्री डिश को आपने रखा है एक वाटर बाथ के ऊपर ना। वाटर बाथ क्या होता है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ वाटर बाथ क्या होता है। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू नो। पानी से नहाना, आई हैव बीन गेटिंग दीज टाइप ऑफ आंसर्स सिंस सो मेनी ईयर्स। सो क्या होता है भैया वाटर बाथ, कौन बताएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे वाटर बाथ क्या होता है। दिख भी रहा है, ठीक है। चलिए इस बीकर कुछ ज्यादा छोटा नहीं हो गया, ये लो। और यहाँ है हमारे पास ब्लू ब्लैक इंक का मिक्सचर, ठीक है। चलो बताओ, कमेंट बॉक्स में आप बता रहे थे। कन्वेंशनल फिल्टर पेपर, ये क्या होता है कन्वेंशनल फिल्टर पेपर। क्लास 10th में IIT JEE की कौन सी बुक अच्छी है, NCERT। भाई साहब यू आर अंडर एस्टिमेटिंग NCERT तो पढ़नी ही पढ़नी है। सबसे पहला काम है NCERT पढ़ना, उसे समझना, उसके बाद आप डिटेल में किसी भी बुक पे जा सकते हैं, वो एज एंड व्हेन गाइड कर दी जाएगी। पर पहले स्टिक टू NCERT का एक एक शब्द पता होना चाहिए। फॉर IIT फॉर किसी भी चीज़ के लिए आपको NCERT का एक एक शब्द पता होना चाहिए, देश की किताब है वो, ठीक है। ओके, कंटेनर ऑफ वाटर इज हीटेड
ठीक है अवनी, करेक्ट है। एक्स्ट्रा बुक अभी NSE-JS के लिए एक्स्ट्रा बुक NCERT है क्लास 11th और 12th की। एवरी टाइम आई एम टेलिंग यू, अभी कहीं बाहर नहीं जाना, सिर्फ NCERT पढ़नी है, सिर्फ 11th 12th की NCERT पढ़नी है, ठीक है। मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। वाटर बाथ क्या होता है, चलिए इसके अंदर हम बात कर रहे हैं, और बाकी मैं आपको पढ़ा ही रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलिए ये क्या है, ये हमने एक पेट्री डिश ली है, पेट्री डिश को हमने एक बीकर के ऊपर रखा है जिसके अंदर पानी है। इस पानी को हम यहाँ से हीट कर रहे हैं। अब जब हम इसे हीट कर रहे हैं तो इसमें से हीट रिलीज हो रही है, और इसकी रिलीज हीट से बॉइलिंग हो रही है वाटर की, और उसकी रिलीज हीट से ये पेट्री डिश के अंदर जो इंक है उसको हीट मिल रही है। अब यहाँ पे हम करवा रहे हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होगा इसके अंदर, व्हाट इज इंक? इंक इज अ मिक्सचर ऑफ डाइज इन वाटर। इंक क्या है? मिक्सचर ऑफ डाइज इन वाटर, ठीक है। तो अब जब हम हीट कराएंगे इसको तो क्या होगा, डाइज रह जाएंगी, वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा। और डाइज क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है। तो जब हम इसको हीट करते हैं तो हम लास्ट में क्या देखते हैं, वाटर इवेपोरेट हो जाता है, और ये जो ब्लू ब्लैक इंक है ये इस पेट्री डिश के ऊपर चिपक जाती है। सो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट द टू कंपोनेंट्स। नाउ प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए, इसको हमने डायरेक्टली क्यों हीट नहीं किया? इसको हमने डायरेक्टली दो कारण से हीट नहीं किया। हो सकता है इसका डिकम्पोजिशन हो जाता, केमिकल रिएक्शन हो जाती डायरेक्ट हीट करने पे, हो सकता है कि इंक की चारिंग हो जाती, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गो अबाउट, ठीक है, दिस इज हाउ वी कैन गो अबाउट, ठीक है। तो वी कैन गो अबाउट व्हाट, इवेपोरेशन। नाउ नेक्स्ट इज सेंट्रीफ्यूगेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इवेपोरेशन काफी सिंपल है, सेंट्रीफ्यूगेशन अब या ओके ना, सेंट्रीफ्यूगेशन की हम बात करें। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, घर में आपने लस्सी बनते देखी है, बटर बनते देखा है, घर में मम्मी मक्खन निकालती है, ठीक है। मैं आपको वो घर वाले एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि इतनी सारी केमिस्ट्री घर में इतनी ज्यादा अप्लाई होती है, और आपकी बॉडी एक चलती फिरती केमिस्ट्री लैब है, और आपका किचन तो बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है केमिस्ट्री लेबोरेटरी का, ठीक है। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, घर में बहुत सारी केमिस्ट्री यूज होती है। अब आप देखना, घर के अंदर बटर बनता है दही से, ठीक है, दही से हम बटर बनाते हैं, मिल्क से हम क्रीम बनाते हैं। तो उनको जब हम सेपरेट करते हैं हम क्या करते हैं, मम्मी आप अगर आपने कभी खुद से कॉफी बनाई हो, कोल्ड कॉफी बनाई हो, या मिल्क में रूह अफ़ज़ा डाल के कुछ बनाया हो, तो क्या करते हैं, हम ब्लेंडर चलाते हैं, और क्या होता है, ऊपर झाग बन जाते हैं। वो झाग किसके हैं? दैट झाग इज ऑफ बटर, सॉरी क्रीम। मिल्क में से क्रीम रिलीज होती है, ठीक है। मिल्क से हम क्रीम को सेपरेट आउट करते हैं। इसी तरह जब दही को ब्लेंड करते हैं तब क्या होता है, पार्टिकल्स, थोड़े से मोटे पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें भी झाग बनता है। वो झाग किसका है? वो बटर का झाग है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दैट, व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? क्या होता है कि जब आप किसी कोलॉइडल, कर्ड इज एन एग्जांपल, कर्ड एंड मिल्क बोथ आर एग्जांपल ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। जब हम एक कोलॉइडल वेरी फाइन सस्पेंशन या फिर कोलॉइडल वेरी फाइन सस्पेंशन या फिर कोलॉइडल, क्या कहा मैंने, वेरी फाइन सस्पेंशन या फिर कोलॉइडल, तो कोलॉइडल 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, और 1001, 1010, 1100, ठीक है। सो दैट वुड बी वेरी फाइन सस्पेंशन। उस रेंज से बाहर होती तो वो सस्पेंशन हो गया, लेकिन है तो वो लगभग वैसा ही ना। तो हम वेरी फाइन सस्पेंशन की बात कर रहे हैं, या तो कोलॉइडल हो या वेरी फाइन सस्पेंशन हो। ऐसे किसी मिक्सचर को जब हम बहुत हाई स्पीड पे व्हर्ल करते हैं, घुमाते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, इस तरीके से मोशन होता है, उस केस में क्या होता है, लाइटर पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं, हेवियर पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू द बॉटम। नाउ दिस इज द प्रिंसिपल। क्या प्रिंसिपल है? When a colloidal solution or a very fine suspension, colloidal या फिर very fine suspension is whirled at a high speed, the lighter particles are forced up and the heavier particles are forced to the bottom। तो हल्के पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। हम मिक्सी चलाते हैं, उसमें क्या होता है, कोई लिक्विड है, दूध है, उसको आप चर्न कर रहे हैं, तो क्या होगा, लाइटर पार्टिकल्स, क्रीम ऊपर आ जाएगी, और हेवियर पार्टिकल्स, मिल्क विल बी फोर्स्ड टू द बॉटम। तो वो झाग आपको दूध में जो दिखता है वो क्रीम का झाग दिखता है, ठीक है। मिल्क में से क्रीम सेपरेट आउट होती है, और कर्ड में से बटर सेपरेट आउट होता है। इसका ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन जब आता है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम मिल्क में से बटर ही निकाल देते हैं जबकि कर्ड में से बटर निकलता है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन में दोनों ही मिलेगा आपको,
ठीक है, ओके। और दही को जब हम ब्लेंड करते हैं, ब्लेंडर यानी कि वो मिक्सी में चला रहे हैं उसको, उसकी बात कर रही हूं मैं, करके देखना एक बार या ऑब्जर्व करना, ठीक है। तो यहां पे लाइटर पार्टिकल्स आर, लिखिए, व्हेन अ लिक्विड इज whirled at a high speed, करके देखा है अपनी अंकु, मोशन से सेपरेट करना, is the lightest and has the smallest pores in it is called conventional filter paper। अच्छा ठीक है, ओके। क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे, करके देखा है, एक बार जल्दी से लिखिए डेफिनेशन, इसका प्रिंसिपल लिख लीजिए। Whirled at a high speed, the lighter particles come to the surface while the heavier particles are forced to the bottom। ठीक है, तो इसमें हम मिल्क से क्रीम को सेपरेट कराते हैं, बटर को कर्ड से सेपरेट कराते हैं। वॉशिंग मशीन में जो ड्राइंग होती है क्लोथ्स की, वो भी इसी प्रिंसिपल पे होती है। फिर लेबोरेटरी में जो ब्लड कॉर्पस्कल्स एक्सेट्रा सेपरेट की जाती हैं ब्लड से, वो भी इसी उस पे प्रिंसिपल पे फॉलोड होती हैं। ओके, देन नेक्स्ट टेक्निक की जो हम बात करेंगे, दैट्स सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का क्या प्रिंसिपल है, एनीबडी? सेपरेटिंग फनल हम कब यूज करते हैं? सेपरेटिंग फनल हम यूज करते हैं, सेपरेटिंग फनल हम यूज करते हैं when there are two immiscible liquids and they have different densities। two immiscible liquids with different densities। Separating funnel is used to separate two immiscible liquids with different densities। तो ये इस तरह की फनल होती है, ठीक है, और यहाँ पे लगा होता है एक स्टॉप कॉक। ठीक है, दिस इज अ सेपरेटिंग फनल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे रहेगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो लिक्विड विल टेक द अपर लेयर। ऑलराइट, तो अब आप जब ये स्टॉप कॉक ओपन करेंगे तो द लिक्विड विद द हायर डेंसिटी or the denser liquid can be collected। So this is how you use a separating funnel। Next one, I hope you've taken this down। I hope you've taken this down। Immiscible means जिसको मिक्स नहीं कर सकते। Yes, oil in water, ठीक है, जिसको हम मिक्स नहीं कर सकते। Immiscible मतलब जिसको मिक्स नहीं किया जा सकता, जो आपस में मिक्स नहीं होंगे। ऑयल एंड वाटर दे फॉर्म टू डिफरेंट सेपरेट लेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सब्लिमेशन। नेक्स्ट वन इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन किसको सेपरेट करते हैं? सब्लिमेबल फ्रॉम नॉन सब्लिमेबल। ठीक है, सब्लिमेबल सब्सटेंस फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल सब्सटेंस।
sublimable material from a non-sublimable material। अच्छा, इन सब के डायग्राम्स की बारीकियों पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पेट्री डिश, इन्वर्टेड फनल, एंड वी हैव दिस फनल ओवर हियर जिसके माउथ को कॉटन प्लग से क्लोज किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रही हूँ ताकि जल्दी से हो जाए, कंपोनेंट्स पूरे डिस्कस हो जाएं, छूटे कुछ भी नहीं। ओके, यहाँ पे है सब्लिमेबल मटेरियल। क्या हो सकता है? विद नॉन सब्लिमेबल मटेरियल। तो sublimable material would be sublimable substance could be ammonium chloride, camphor, anthracene, naphthalene, इतने बहुत हैं। ठीक है, सो इनमें से कुछ भी, कोई भी हो सकता है, कोई भी नाम यूज किया जा सकता है। अमोनियम क्लोराइड, कैम्फर, एंथ्रासीन, नैफ्थलीन। नैफ्थलीन बॉल्स आप जानते हैं, आप घर में यूज करते हैं, ओडोनिल यूज करते हैं, वो छोटी छोटी बॉल्स यूज करते हैं। क्या होता है उसे, जो सब्लिमेशन आप अच्छे से जानते हैं, हम पहले भी बात कर चुके हैं क्या इस बारे में। तो सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्जन हो जाता है, दैट्स सब्लिमेशन। तो यहाँ पे अगर आपके पास एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें आपके पास सब्लिमेबल मटेरियल में इनमें से कुछ है, सब्लिमेबल सब्सटेंस में से इनमें से कोई भी चीज हो सकती है, और नॉन सब्लिमेबल में फिर तो कुछ भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकते हैं, सैंड भी हो सकती है, सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है। जनरली इनमें से किसी के साथ सोडियम क्लोराइड को दिया जाता है टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह दें कि मान लीजिए हमारे पास है नॉन सब्लिमेबल मटेरियल NaCl। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही आप हीट करेंगे क्या होगा, सब्लिमेबल मटेरियल वेपोराइज होगा, और यहाँ कूलर पार्ट पे जाके, ये जाके यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, और ये कॉटन प्लग लगाया गया ताकि वेपर्स बाहर ना जाएं। हर एक चीज का एक फंक्शन है, बाकी सबके फंक्शन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ सेपरेटिस के, राइट। तो ये यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है आफ्टर सब्लिमेशन। दिस इज गोइंग टू डिपॉजिट ओवर हियर अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, सो इसको हम कहते हैं ये सब्लिमेशन का प्रोसेस हो गया। और जो यहाँ से वेपर्स ये सब्लाइम हो रही है, सॉलिड से जो कन्वर्ट हो रहा है वेपर में, उसको कहते हैं हम सब्लाइम, और जो ये वेपर से यहाँ डिपॉजिट हो रहा है उसको हम कहते हैं सब्लिमेट। ठीक है, चलिए लेटेंट हीट के कैलकुलेशंस नहीं करने हैं, अभी नहीं करने हैं लेटेंट हीट के कैलकुलेशन। आयोडीन, यस आयोडीन इज ऑल्सो सब्लिमेबल, करेक्ट। अवनी, आशिम अभी नहीं करने लेटेंट हीट के कैलकुलेशंस, वो जब एज एंड व्हेन आई विल टीच, दिस इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, इसके अंदर अभी फिलहाल नहीं आएगा लेटेंट हीट का कैलकुलेशन, दैट विल डू लेटर। ठीक है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, राइट। नाउ नेक्स्ट इज क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी में हम क्या करते हैं, क्रोमैटोग्राफी में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, क्रोमैटोग्राफी में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। जैसे कि एक फ्लावर के पिगमेंट में से हम डिफरेंट पिगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, फ्लावर की डाई में से डिफरेंट पिगमेंट्स को सेपरेट कर लेते हैं। ओके, द नेक्स्ट वन, क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी, इसमें हम लेते हैं क्रोमैटोग्राफी पेपर, और इस क्रोमैटोग्राफी पेपर को हम डिप करते हैं वाटर के अंदर। यहाँ पे मान लीजिए हमने इसका लेवल मार्क कर दिया।
अब इस लेवल को मार्क करने के बाद यहाँ पे हम लगा देते हैं ब्लू ब्लैक इंक का स्पॉट, ठीक है। ब्लू ब्लैक इंक हमने यहाँ लगा दी है। अब क्या होगा जब हमने इसको डिप किया है, और हमने इसको डिप कर दिया एक सॉल्वेंट के अंदर। अब यहाँ पे देखिए दो बातें होंगी, ये क्या है, ये ब्लू ब्लैक इंक है। नाउ ब्लू ब्लैक इंक इज अ जो ब्लैक इंक है या ब्लू इंक है, दैट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डाइज। अब हम यहाँ पे क्या करा रहे हैं, हम उन डिफरेंट डाइज को सेपरेट आउट कर रहे हैं। एक इंक है, हमको ब्लू ब्लैक दिख रही है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे कलर्स की, अलग अलग कलर्स की डाइज मिक्स्ड हैं, उनको हम सेपरेट आउट करा रहे हैं क्रोमैटोग्राफी के थ्रू, ठीक है। और आपने ये फिनोमिनन देखा भी होगा, आपने देखा होगा कई बार, जैसे न्यूज़पेपर जो आता है उसके ऊपर आपने कोई इंक से बाय चांस लिख दिया, और वहां पे क्या होगा, और एक पानी की ड्रॉप उस पर गिर जाए, उसमें से इंक फैलने लगेगी। तो जब वो इंक फैलेगी, स्प्रेड आउट होगी, तब आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की इंक, ब्लैक इंक में से आपको डिफरेंट कलर्स की इंक दिखाई पड़ने लग जाएगी। ग्रीन भी दिखेगी, रेड भी दिखेगी, ऑरेंज भी दिखेगी, राइट। तो दैट्स क्रोमैटोग्राफी। प्रैक्टिकली आपने देखी होगी, नहीं होगी तो करके देखिएगा एक बार। न्यूज़पेपर के कोने पे न्यूज़पेपर लीजिएगा और उसके कोने पर कहीं पे आप थोड़ा सा इंक से एक ब्लैक स्पॉट बना दीजिएगा जेल पेन की इंक से, और फिर उस पर एक ड्रॉप पानी डालिएगा और उसको अपने आप स्प्रेड आउट होने दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे जैसे ही ये वाटर यहाँ से राइज अप होना शुरू होगा कैपिलरी एक्शन के थ्रू, जो फिल्टर पेपर है, ये हमने जो क्रोमैटोग्राफी पेपर लिया है, इसके ऊपर ये वाटर अपने आप कैपिलरी एक्शन के थ्रू बढ़ेगा। जैसे ही ये वाटर इंक के पास पहुंचेगा, अब इसमें से इसके अंदर, इस इंक के अंदर बहुत सारी डाइज हैं, इनमें से जो डाई पानी अपनी स्पीड से बढ़ रहा है, इनमें से जो डाई जल्दी से पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, वो पानी में डिसॉल्व होते ही स्प्रेड आउट होना शुरू हो जाएगी। देखिए दो बातें हैं, क्रोमैटोग्राफी में अलग अलग कलर्स किस तरह से सेपरेट होंगे, दो बातों पे डिपेंड करेगा। पहली बात ये कि जो इंक पानी में जल्दी सॉल्युबल होगी, वो पहले दौड़ लगाना शुरू कर देगी और वो ऊपर जाके एक स्पॉट बना लेगी, ठीक है। दूसरी बात, जो इंक डिसॉल्व होने के बाद उस फिल्टर पेपर पे आसानी से मूव कर पाए, उस फिल्टर पेपर पे भी दौड़ पाए। अच्छा, आप इसको एक मिनट होल्ड करते हैं, दूसरी बात पे आते हैं। आप सड़क पे आसानी से चल सकते हैं कि सैंड में? ऑब्वियसली सड़क पे। और ऊंट सड़क पे आसानी से चल सकता है कि सैंड में? सैंड में चल सकता है। तो कौन किसके साथ ज्यादा, किस रास्ते पे, किस तरह के रास्ते पे ज्यादा कंफर्टेबल है चलने में? तो अगर वो इंक इस तरह के फिल्टर पेपर पे या इस तरह के सॉल्वेंट के साथ मूव करने में कंफर्टेबल नहीं कहेंगे, आसानी से मूव कर सकती है, तो वो जल्दी से चढ़ जाएगी, स्प्रेड आउट हो जाएगी, वो ऊपर राइज अप कर जाएगी। अगर नहीं कर पाती है, उनमें से कोई एक कंपोनेंट, 5-6 कंपोनेंट्स हैं इस एक कलर के अंदर, तो उनमें से जो कंपोनेंट धीरे डिसॉल्व होगा वो धीरे चलेगा, वो नीचे स्पॉट बनाएगा। जो कंपोनेंट डिसॉल्व होने के बाद, डिसॉल्व तो हो सकता है जल्दी हो जाए, डिसॉल्व होने के बाद इस पे स्प्रेड आउट नहीं हो पाए, इस पे स्प्रेड आउट नहीं हो पाए, वो भी नीचे, और उस हिसाब से, उस रिलेटिव स्पीड के हिसाब से, उस रिलेटिव सॉल्युबिलिटी और रिलेटिव मूवमेंट के हिसाब से इसके ऊपर स्प्रेड आउट होके डिफरेंट लेंथ पे स्पॉट बना लेंगे। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स। मैं एक बस स्कीमेटिकली यहाँ पे अलग अलग कलर्स बना दे रही हूँ, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इसी ऑर्डर में होगा। सो इस तरह से स्प्रेडिंग आपको दिखाई पड़ जाएगी, ठीक है। I hope this is clear to you, right? जल्दी बताओ क्या ये क्लियर है? क्रोमैटोग्राफी, ओके, फाइन। चलिए नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट इज क्रिस्टलाइजेशन। नाउ क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन के अंदर हम क्या करते हैं, एक बीकर लिया, इसके अंदर हमने किसी एक सब्सटेंस का, मान लीजिए हम यहाँ कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन करा रहे हैं। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है, ठीक है। इसका हमने एक्वस सोल्यूशन बनाया, इस एक्वस सोल्यूशन को हमने हीट किया। हीट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाते हैं, उसको फिर हीट करते हैं और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना के हम एक फिल्टर पेपर में निकाल लेते हैं। फिल्टर पेपर में निकालने के बाद उसको
मतलब बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद वाटर इवेपोरेट करते जाते और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद हम उसे फिल्टर पेपर में निकाल लेते हैं। फिल्टर पेपर में फिर हम उसे फोल्ड करके रख देते हैं, फिर हमको बाद में वहां पे क्या मिलते हैं, क्रिस्टल्स मिलते हैं। ठीक है, तो हमको क्रिस्टलाइन फॉर्म में कॉपर सल्फेट मिल जाता है। यहाँ पे आपको अगर याद हो, मैंने आपसे बात करी थी कि सॉलिड्स दो टाइप के होते हैं, एक अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। डू यू रिमेंबर दैट? टेल मी इन द चैट बॉक्स, कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको याद है हमने इस बारे में वो बात करी थी? नहीं याद अवनी, तुम थी उस समय? चलो ओके, मैं फिर से बता देती हूँ क्विकली। दो तरीके के सॉलिड्स होते हैं। सॉलिड्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं अमोर्फस सॉलिड्स और दूसरे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, amorphous solids, amorphous, morphous means structure, morphology means structure, amorphous means without structure, जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। यानी कि जैसे आपके पास है रबर, सॉलिड है लेकिन आप उसे डिफरेंट शेप्स में मिल जाएगा, आप कैसे भी शेप बनाना चाहें नया शेप उसका बना सकते हैं। लेकिन अगर वहीं हम ग्रेफाइट की बात करें, डायमंड की बात करें, तो हमेशा उसके अंदर फिक्स पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होगा एंड दैट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इज व्हेन इज इट फॉर्म्ड, जब पार्टिकल्स का स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स्ड होता है, पार्टिकल्स की पोजीशन जो है वो फिक्स्ड होती है और इसी वजह से उसका स्ट्रक्चर जो है वो फिक्स्ड हो जाता है एंड दैट्स द क्रिस्टलाइन फॉर्म। कि क्रिस्टल्स के अंदर पार्टिकल का फिक्स्ड, देयर इज अ फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, क्रिस्टल्स की ज्योमेट्री फिक्स होती है, उसका अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स फिक्स्ड होता है। वेयर एज अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर रैंडम अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होता है, प्लास्टिक्स होते हैं, उनका कोई शेप फिक्स नहीं होता, रैंडमली पार्टिकल्स अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, सो दैट्स अमोर्फस सॉलिड। एग्जाम्पल आप रबर ले लीजिए, प्लास्टिक ले लीजिए, फिर आप कोई से भी इस तरीके के पाउडर, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ कॉपर सल्फेट की, तो कॉपर सल्फेट अगर पाउडर के फॉर्म में है तो वो अमोर्फस है। ठीक है, पाउडर के फॉर्म में रैंडम अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, पाउडर के सब फॉर्म में है, लेकिन जब मैंने उसको क्रिस्टलाइजेशन कराया, मैंने उसके अंदर फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कराए। देखिए अब यहाँ पे कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करता है और बनाता है क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट, CuSO4.5H2O। यहाँ पे केमिस्ट्री में इस डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन नहीं है, इसका मतलब है कि ये मिक्सचर है। ठीक है, इसका मतलब है कि ये एक मिक्सचर है, CuSO4.5H2O। नाउ दिस कॉपर सल्फेट इज ब्लू इन कलर, ब्लू इन कलर, ये व्हाइट था। अमोर्फस जो था ये व्हाइट कलर का पाउडर था, व्हाइट था, और जैसे इसने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एब्जॉर्ब किया, इसने वाटर एब्जॉर्ब किया, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब किया, ये ब्लू कलर के क्रिस्टल बन गया। ये ब्लू कलर का, पहला ब्लू कलर का हो गया, सेकंड क्रिस्टलाइन है। ठीक है, क्रिस्टलाइन है यानी कि ज्योमेट्री फिक्स्ड है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट फिक्स्ड है, नीडल लाइक क्रिस्टल्स बनाता है, ये नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स, इस तरीके से इसका क्रिस्टल फॉर्मेशन होता है, सुई के जैसे नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स बनाता है ये। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स इसने एब्जॉर्ब किए हैं, दिस फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नाउ दिस इज कॉल्ड एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसी की वजह से कॉपर सल्फेट का कलर जो है वो ब्लू हुआ है। हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि वाटर एब्जॉर्ब करने की वजह से, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करने की वजह से इसका कलर चेंज भी हो गया है। तो अगला सवाल, क्या सारे अमोर्फस सब्सटेंसेस क्रिस्टलाइन में चेंज हो सकते हैं वाटर एब्जॉर्ब करके? नहीं, देयर आर ओनली अ फ्यू सब्सटेंसेस, सारे सब्सटेंसेस नहीं होते हैं, राइट? तो कुछ ही अमोर्फस सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर एब्जॉर्ब करके क्रिस्टल्स में चेंज हो सकते हैं। तो क्या सारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस वाटर एब्जॉर्ब करके ही बनते हैं? नहीं, सारे सब्सटेंसेस, सारे क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस वाटर एब्जॉर्ब करके नहीं बनते हैं, कुछ सम ऑफ देम आर ऑलरेडी इन द क्रिस्टलाइन फॉर्म। ठीक है,
तो क्या सारे क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सब्सटेंसेस जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं वो क्रिस्टल बनाते हैं, जब क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाते हैं तो क्या उनमें सब में कलर आ जाता है वाटर की वजह से? नहीं, ठीक है, सब में कलर नहीं आता है। जैसे कि आप सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं, मतलब आप जानते हैं घर पे वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है, तो वॉशिंग सोडा भी 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करता है, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करके क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट यानी कि वॉशिंग सोडा बन जाता है, लेकिन वो व्हाइट कलर का होता है, उसमें कोई कलर नहीं आता है, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं है कि सब में कलर आएगा, लेकिन जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनमें कई में कलर आ जाता है, ठीक है। लैग हो रहा है, लैग हो रहा है क्या? ओके फाइन, हैव यू अंडरस्टूड दिस? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरा आपसे एक, इसके साथ हम अपना ऑलमोस्ट आप देखेंगे हम यहाँ पे क्लास 9 से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट्स थे फर्स्ट चैप्टर के, सेकंड चैप्टर के ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। अब बस एक कॉन्सेप्ट बचा है विच आई एम गोइंग टू डिस्कस, आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग दैट। ओके चलिए आगे बात करते हैं हम यहाँ पे सेपरेशन टेक्निक्स के बारे में हम बात कर चुके। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप किसी भी सब्सटेंस को सॉलिड कब क्लासिफाई करते हैं, लिक्विड कब क्लासिफाई करते हैं और गैस कब क्लासिफाई करते हैं? कब किसी सब्सटेंस को इन टर्म्स ऑफ देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इन टर्म्स ऑफ देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इन टर्म्स ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, सॉलिड्स। अब ये कब, ये हम कब देखते हैं, ये हमको कहाँ मिलते हैं? एट रूम टेम्परेचर। व्हाट इज रूम टेम्परेचर? अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेल्सियस हम कह सकते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम कब उनको क्लासिफाई करने की बात कर रहे हैं? एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनका मेल्टिंग पॉइंट, आप सोच के देखिएगा, एक कोई भी सब्सटेंस अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो, जिनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा हो। आयरन, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1500 के ऊपर होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है, ठीक है। तो आयरन हमें 25 डिग्री पे क्या मिलेगी? 27 डिग्री पे क्या मिलेगी? आयरन क्या मिलेगा? किस स्टेट में मिलेगा? सॉलिड। सो हम यहाँ क्या कह रहे हैं? ऐसा सब्सटेंस जिसका मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन रूम टेम्परेचर, इज हायर देन रूम टेम्परेचर, वो हमें रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में मिलता है, ठीक है। तो सॉलिड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिनका मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन रूम टेम्परेचर इज नोन एज अ सॉलिड। देन लिक्विड्स क्या होंगे? लिक्विड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लोअर है रूम टेम्परेचर से, 25 या 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, उससे लोअर टेम्परेचर पे वो ऑलरेडी मेल्ट हो गया है। मान लीजिए कोई एक आर्बिट्री सब्सटेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 13 डिग्री सेल्सियस, तो 13 डिग्री सेल्सियस पे वो ऑलरेडी मेल्ट हो गया, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो चुका है। अब हमको 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना क्या मिलेगा? किस स्टेट में मिलेगा? लिक्विड स्टेट में मिलेगा। सो उसका मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर देन रूम टेम्परेचर, बट its boiling point is higher than room temperature, ठीक है। its boiling point is higher than room temperature, तो वो मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो गया है बिलो 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन वो मेल्ट होने के बाद लिक्विड बन गया है, लेकिन अब वो बॉयल होके वेपर में चेंज 25 के बाद होगा। तो हम किस टेम्परेचर पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे हैं, यानी कि हम रूम टेम्परेचर पे हैं। तो रूम टेम्परेचर पे हमको वो किस स्टेट में मिलेगा? लिक्विड स्टेट में मिलेगा। अब बात करते हैं गैस की। इसका जवाब तो आप मुझे खुद चैट बॉक्स में दे सकते हैं, जल्दी बताओ, ठीक है। 1535 एग्जैक्टली करेक्ट है, राइट। अब बताओ मुझे, आप
गैस किसे कहोगे? गैस के लिए ये किस तरह से कंडीशन आप मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से दोगे? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, क्या कंडीशन दोगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की? चैट बॉक्स में बताओ। करेक्ट सुरभि। जल्दी से बताइए। गैस, हमको रूम टेम्परेचर पे कोई भी चीज गैस मिलती है, फ्रीजिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन रूम टेम्परेचर। फ्रीजिंग पॉइंट तो किसका होता है बेटा? लिक्विड का होता है। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे गैस के केस के लिए। बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन रूम टेम्परेचर। कोई भी सब्सटेंस बॉईल होने के बाद लिक्विड से गैस में चेंज होता है। किसी भी लिक्विड को जब हम बॉईल करते हैं तब वो गैस में चेंज होता है। तो अगर हमको 25 डिग्री पे कोई सब्सटेंस ऑलरेडी गैस के फॉर्म में मिल रहा है, यानी कि वो 25 से लोअर टेम्परेचर पे ही लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो चुका है at a temperature lower than 25 degree Celsius, right? At a temperature lower than 25 degree Celsius, तो इसका मतलब वो 25 डिग्री से पहले ही बॉईल हो चुका है। वो 25 डिग्री से पहले ही बॉईल हो चुका है, इसीलिए वो हमको बॉइलिंग पॉइंट इज लोअर देन रूम टेम्परेचर हम कहेंगे। ठीक है, राइट। मेल्टिंग पॉइंट तो ऑब्वियसली, मेल्टिंग पॉइंट तो हम बात सॉलिड के लिए करते हैं। हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेल्ट होके लिक्विड में चेंज हो गया। अब लिक्विड बॉईल होगा तब गैस बनेगी। ठीक है, चलिए, आई होप आपको आज की क्लास में काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। काफ़ी बेसिक, बहुत ज़रूरी छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। ये जो सेपरेशन टेक्निक्स हमने करी हैं, इन सेपरेशन टेक्निक्स पे INJSO 2022-23 के अंदर क्वेश्चन आया था, विच आई बी डिस्कसिंग दैट क्वेश्चन। आपको आज सिखा दी सेपरेशन टेक्निक्स, अब आपके लिए उनको आंसर करना आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू अवनी। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छा NCERT कैरी करिएगा, क्लास 11th की NCERT नेक्स्ट क्लास में रखिएगा अपने साथ। दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस ओवर देयर, उसमें से कुछ टॉपिक फर्स्ट पार्ट NCERT का क्लास 11th की। चलिए, थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।